अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने ताजमहल जैसी अजीम इमारत बनवाई और जिसकी सेना में लाखों लोग थे। अगर मैं कहूं कि उस साम्राज्य को किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बल्कि दप्पन के कीचड़ भरे पहाड़ों और कुछ बागियों ने घुटनों पर ला दिया था, तो शायद सुनने वालों को एक पल के लिए यकीन ही ना हो। हाँ, और ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है, पर यह हमारा अपना इतिहास है। बिल्कुल। तो आज की इस गहराई से की गई पड़ताल में हम सिर्फ तारीखों की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं पढ़ने वाले। हम उन ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए उस मुगल साम्राज्य की रगों में उतरेंगे जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हम समझेंगे कि आखिर इतनी बेतहाशा दौलत कैसे आई और कैसे वही ताकत उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गई। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। देखिए, इस सफर की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ युद्धों या इमारतों की कहानी नहीं है। अगर हम इन स्रोतों को ध्यान से देखें तो ये दरअसल सेंट्रलाइजेशन और ओवर एक्सपेंशन, यानी सत्ता को एक जगह जमा करने और फिर हद से ज्यादा फैलने के क्लासिक केस स्टडी है। सही कहा। मतलब एक साम्राज्य कैसे अलग अलग संस्कृतियों को जोड़कर एक विशाल मशीनरी खड़ी करता है और फिर कैसे सत्ता का अहंकार उस मशीनरी के पुर्जे पुर्जे बिखेर देता है। और पता है, इस पूरी मशीनरी का सबसे पहला पुर्जा था एक 12 साल का लड़का। हम बात कर रहे हैं साल 1493 के फरगाना की। मध्य एशिया का वो इलाका जहां से जाहिरुद्दीन बाबर की कहानी शुरू होती है। हाँ, और ये शुरुआत कोई आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पिता की मौत के बाद वो गद्दी पर तो बैठा, पर बहुत जल्दी अपनों की ही साजिशों का शिकार हो गया। सब कुछ छूट गया, दर दर भटकता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर में उसने काबुल पर कब्जा कर ही लिया, पर उसकी असली मंजिल काबुल नहीं थी। उसकी नजरें हिंदुस्तान पर टिकी थी। यहाँ हमें बाबर की विरासत को समझना होगा। उसकी रगों में दो बहुत ही खतरनाक और महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान। बाप रे, दोनों ही बहुत खतरनाक। एकदम। तो साम्राज्य बढ़ाने की भूख तो उसके डीएनए में थी, पर काबुल जीतने के बाद भी ना उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उस सेना को खिलाने के लिए एक खजाना चाहिए था, और हिंदुस्तान, जिसे उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो उसके लिए सबसे सही जगह थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि खुद इब्राहिम लोदी के नाराज सरदारों ने उसे आने का न्योता दिया था। और यहीं से 1526 के पानीपत के पहले युद्ध का मंच सजता है। सुनने वालों के लिए अगर मैं इस दृश्य की कल्पना करूं तो ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की सेना और सामने खड़े 1000 से ज्यादा खूंखार हाथी। हाँ, जो उस वक्त के टैंक्स थे एक तरह से। सही बात है। और उनके सामने कौन था? सिर्फ 10 से 12 हजार सैनिकों के साथ बाबर। मतलब आज की भाषा में कहें तो ये ऐसा था जैसे एक छोटी सी नए जमाने की स्टार्टअप कंपनी किसी बड़ी और सदियों पुरानी कॉर्पोरेट कंपनी से भिड़ रही हो। कोई सोच भी कैसे सकता है ऐसी जीत की। यहीं पर रणनीति और नई टेक्निक का जादू दिखता है। बाबर इस मैदान में एक ऐसी चीज लाया था जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थी, बारूद और तोपखाना। अच्छा। जिसके पीछे उसकी तोपें और बंदूकधारी बिल्कुल सुरक्षित थे। और जैसे ही लोदी के हाथी आगे बढ़े, बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। जरा उस पल के बारे में सोचिए। उन हाथियों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बारूद का धमाका सुना ही नहीं था। उस आवाज और आग से वो इतने बुरी तरह डर गए कि उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जो ताकत लोधी की सबसे बड़ी ढाल थी, वही उसकी मौत का कारण बन गई। इब्राहिम लोधी मारा गया और एक झटके में मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद राणा संगा जैसे महान राजपूत योद्धा के साथ भी बहुत खूनी संघर्ष हुआ, पर बाबर ने जीत पक्की कर ली। उसने अपनी किताब बाबरनामा में इस नए साम्राज्य का पूरा दर्द और संघर्ष लिखा है। पर बाबर की ये जीत ना बहुत कम वक्त की रही। जमीन तो मिल गई, पर उसे संभालने का, एक सिस्टम बनाने का वक्त उसे नहीं मिला। 1530 में, यानी पानीपत के सिर्फ 4 साल बाद, उसकी मौत हो गई और एक बहुत ही असंगठित साम्राज्य अपने पीछे छोड़ गया। हाँ, बिल्कुल। वैसे एक सेकंड, यहीं पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। बाबर ने पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके ये साम्राज्य खड़ा किया, और जब उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने पूरा साम्राज्य अपने भाइयों में बराबर बांट दिया। मतलब ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल सुसाइड था ना उस वक्त के हिसाब से। मैं कहूंगी कि ये हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और उसकी खासियत भी। वो स्वभाव से बहुत नरम दिल इंसान था। पिता ने कहा था भाइयों के साथ न्याय करना, तो उसने वही किया। लेकिन ये इतिहास में काम थोड़ी करता है। वही तो, ये एक भयानक भूल थी। जिन भाइयों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने ही धोखा दे दिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया एक अफगान सरदार ने, शेर शाह सूरी ने। हाँ, 1539 का चौसा। हाँ। और फिर कन्नौज का युद्ध। हाँ। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह कुचल कर रख दिया था। वो सीन तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। एक मुगल सम्राट जो कल तक आगरा के सिंहासन पर था, वो अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत सीधे गंगा नदी में कूद पड़ता है। एकदम ड्रामेटिक। और उसके बाद उसे हिंदुस्तान से भागकर फारस यानी आज के ईरान में शरण लेनी पड़ती है। सोचिए, 15 सालों तक मुगल हिंदुस्तान के नक्शे से गायब रहे। लेकिन ना, इस 15 साल के निर्वासन का एक बहुत बड़ा असर हुआ, एक डीप कल्चरल असर। जब हुमायूं फारस के दरबार में रहा तो उसने वहाँ की जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देखी, उनकी बारीक चित्रकला देखी। अच्छा, तो वहां से सीख रहा था वो। हाँ, और जब 1555 में फारस की फौज की मदद से उसने वापस हिंदुस्तान जीता, तो वो अपने साथ उस फारसी संस्कृति को भी ले आया। यही वो कल्चर था जिसने आगे चलकर मुगल कला की पूरी नींव रखी। पर किस्मत का खेल देखिए, सत्ता वापस मिली, पर कुछ ही महीनों बाद अपनी ही बनवाई हुई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी अचानक मौत हो गई। हाँ, बहुत ही अजीब तरीके से। 15 साल धक्के खाए
और जब आराम का वक्त आया तो मौत आ गई और फिर से साम्राज्य एक भयानक संकट में पड़ गया, क्योंकि अगला वारिस सिर्फ एक 13 साल का लड़का था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और यहीं से इतिहास अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाता है। 13 साल के अकबर को बैरम खान ने जल्दबाजी में ईंटों का एक चबूतरा बनाकर मुकुट पहना दिया। और स्थिति देखिए, दिल्ली पर विक्रमादित्य की उपाधि के साथ हेमू कब्जा कर चुका था। हेमू के पास तो शायद 50,000 सैनिक और 1000 हाथी थे ना, उसे हराना तो नामुमकिन लग रहा होगा। बिल्कुल। 1556 में पानीपत के उसी मैदान पर मुगलों और हेमू का आमना सामना हुआ, और ये युद्ध किसी एपिक मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। हेमू की सेना मुगलों को बुरी तरह काट रही थी, हार एकदम तय थी। फिर वो चमत्कार हुआ। हाँ, अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे हेमू की आंख में जा लगा। वो अपने हाथी के हौदे में गिर पड़ा। बस उस एक तीर ने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। सेना में भगदड़ मच गई और मुगलों की जीत हो गई। और मैंने पढ़ा है कि जब घायल हेमू को उस 13 साल के अकबर के सामने लाया गया तो बैरम खान ने उसे मारने को कहा, पर उस लड़के ने एक अधमरे कैदी पर तलवार उठाने से इनकार कर दिया। बैरम खान ने खुद उसका सर काटा, पर अकबर का वो फैसला बता रहा था कि ये लड़का कुछ अलग सोचता है। बिल्कुल। पर देखिए, अकबर ने इतने बड़े देश को सिर्फ तलवार से तो नहीं चलाया होगा। ऐसा क्या था उसके प्रशासन में जिसने उसे अकबर द ग्रेट बनाया? इसका सबसे बड़ा जवाब है उसकी मनसबदारी प्रथा। अगर हम इसको आज की भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट रैंकिंग और मिलिट्री सिस्टम का मिक्स था। थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखिए, राज्य के हर अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दी जाती थी। उस रैंक से तय होता था कि उसकी सैलरी कितनी होगी और उसे साम्राज्य के लिए कितने घोड़े और सैनिक हर वक्त तैयार रखने होंगे। इससे दो बातें हुई। एक तो सेना हमेशा युद्ध के लिए रेडी रहती थी। अच्छा, और दूसरा ये कि किसी भी सरदार को इतनी आजादी नहीं मिली कि वो अपनी खुद की प्राइवेट सेना बनाकर सम्राट से बगावत कर सके। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, पर धर्म और समाज को लेकर भी तो उसकी नीतियां काफी अलग थीं। स्रोतों में लिखा है कि उसने जिजिया कर खत्म कर दिया था। हाँ, और सिर्फ जिजिया हटाना एक छोटी बात नहीं थी। जिजिया उस वक्त एक पॉलिटिकल टूल था जो बताता था कि कौन अपना है और कौन पराया। सही कहा। इसे हटाकर उसने आम जनता को मैसेज दिया कि आप भी साम्राज्य के अपने लोग हो। बिल्कुल। उसने सुलह कुल यानी सभी धर्मों के बीच शांति की नीति अपनाई। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया जहां हर धर्म के लोग आकर बहस करते थे। तोडरमल ने रेवेन्यू मॉडल ठीक किया और सबसे बड़ी बात, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। हाँ, राजपूत जो सबसे बड़े दुश्मन हो सकते थे उन्हें दोस्त बना लिया। लेकिन जो राजपूत नहीं झुके उनके साथ उसका रवैया बहुत खौफनाक था। 1568 की चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी इसका एक बहुत डरावना उदाहरण है। हाँ, वो इतिहास का एक काला पन्ना जरूर है। अकबर ने किले की दीवारों को बारूद से उड़ा दिया और जब राजपूतों को लगा कि अब हार पक्की है तो किले के अंदर जौहर की आग धड़क उठी। महिलाओं ने खुद को आग में झोंक दिया और पुरुष आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ते रहे। ये दिखाता है कि सत्ता पाने की कीमत कितनी खूनी हो सकती है। बिल्कुल, ये कोई परियों की कहानी नहीं थी। ये खून, कूटनीति और ताकत से बनाया गया साम्राज्य था। लेकिन 1605 में जब अकबर की मौत हुई और जहांगीर गद्दी पर बैठा तो चीजें पूरी तरह बदल गईं। जहांगीर का वक्त मतलब तलवारों से हटकर कला, अय्याशी और महल के षड्यंत्रों की तरफ ध्यान चला गया। हाँ, जहांगीर नेचर और आर्ट का बहुत बड़ा दीवाना था। चित्रकला इस वक्त अपने नए मुकाम पर थी। पर मुझे एक चीज हमेशा हैरान करती है, स्रोत साफ बताते हैं कि असली ताकत तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पास थी ना। सही पकड़ा आपने। नूरजहां दरबार के पर्दे के पीछे से लगभग पूरी सत्ता चला रही थी। वो अपने दामाद को गद्दी पर बिठाना चाहती थी और उसकी वजह से काफी बगावतें भी हुई। पर एक बात सोचिए, जब ये महल में गुलाबों और शायरी की बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त समुद्र के रास्ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के तटों पर आ चुकी थी। क्या उन्हें ये बड़ा खतरा दिखाई नहीं? इसे हम इतिहास में सी ब्लाइंडनेस यानी समुद्री अंधापन कह सकते हैं। इनकी पूरी सोच जमीन के युद्धों पर टिकी थी। बड़ी फौज, तोपें, किले, समंदर उनके लिए सिर्फ व्यापार का रास्ता था। मतलब उन्होंने अंग्रेजों को बस छोटे मोटे व्यापारी समझ लिया। बिल्कुल। उन्हें लगा ही नहीं कि ये छोटी सी कंपनी एक दिन पूरे देश को निकल जाएगी। क्या किस्मत है। खैर, इस कलेश और कला के दौर के बाद 1628 में शाहजहां गद्दी पर आता है और ये है मुगल ऐतिहासिक फिल्म का सबसे चमकदार हिस्सा। ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, मयूर सिंहासन। बाहर से देखने पर लगता है कि दौलत अपने चरम पर थी, पर मुझे लगता है कि इस सफेद संगमरमर के पीछे बहुत सारा खून और पसीना छुपा था। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। इतनी बड़ी इमारतें हवा में तो बनती नहीं, खजाना भरा होना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आता था? किसानों पर लगाए गए भारी टैक्स से। शाहजहां का वक्त जितना खूबसूरत लगता है, उसकी नींव में आम जनता का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण था। और सबसे दुखद बात यह है कि इस चमक का अंत एक बहुत ही दर्दनाक पारिवारिक युद्ध में हुआ। शाहजहां का सबसे पसंदीदा बेटा था दारा शिकोह, जो बहुत पढ़ा लिखा और उदार था, पर उसका सामना किससे हुआ? अपने ही भाई औरंगजेब से। और औरंगजेब कोई शायर या कलाकार तो था नहीं। वो युद्ध के मैदान का एक बहुत ही निर्मम, सख्त और चतुर कमांडर था। सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा की सेना को पूरी तरह कुचल दिया। दारा को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली की सड़कों पर उसका अपमान हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सत्ता की क्रूरता यही नहीं रुकी।
शाहजहां जिसके एक इशारे पर खजाने के दरवाजे खुल जाते थे, उसे उसी के बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। वो दृश्य सोचकर ही अजीब लगता है। एक बूढ़ा सम्राट जिसने पूरी दुनिया की दौलत देखी हो, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक छोटी सी खिड़की से बस उस ताजमहल को निहारने में गुजार देता है जो उसने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। सत्ता सच में इंसान को बहुत अकेला कर देती है। और यहीं से शुरू होता है औरंगजेब का दौर, जिसने करीब 50 साल राज किया। अगर आप नक्शे को देखें ना, तो मुगलों की सीमा सबसे बड़ी इस वक्त थी, पर इसी लालच ने उनकी कब्र खोद दी। देखिए, औरंगजेब का नाम आते ही हमेशा एक बहस शुरू हो जाती है। हमारे स्रोत यहाँ बहुत न्यूट्रल तरीके से दोनों पहलू सामने रखते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एक तरफ हम देखते हैं कि उसने अकबर द्वारा हटाया गया जिजिया कर फिर से लगा दिया, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया, दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। ये उसकी सख्त और धार्मिक नीतियां थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उसी के दरबार में उसी के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में राजा जयसिंह जैसे बड़े राजपूत जनरल शामिल थे, और औरंगजेब की अपनी खुद की जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। हाँ, मैंने सुना है वो राजकोष का पैसा खुद पर खर्च नहीं करता था। बिल्कुल, वो तोपियां सिलकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्च निकालता था। तो उसके शासन को किसी एक तरफ से देखना इतिहास के साथ बेईमानी होगी। लेकिन एक चीज जिसमें वो पूरी तरह गलत साबित हुआ, वो था दक्कन यानी डेक्कन का युद्ध। और यहाँ एंट्री होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। मुझे ये मराठा युद्ध नीति को थोड़ा समझना है। औरंगजेब के पास लाखों सैनिक थे, तोपें थीं, फिर भी वो मराठा को हरा क्यों नहीं पाया? इसे ना आप लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखिए। मुगल सेना प्लेन मैदानों में लड़ने के लिए बनी थी, भारी तोपें और हाथी थे उनके पास। लेकिन दक्कन का भूगोल अलग था, घने जंगल, कीचड़ और उबड़ खाबड़ पहाड़। अच्छा, तो वहां तोपे ले जाना मुश्किल था? वहां भारी तोपे ले जाना ऐसा था जैसे किसी पतली पहाड़ी पगडंडी पर आप ट्रक चलाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध यानी गिरिल्ला वॉरफेयर अपनाया। मराठा सैनिक हल्के घोड़ों पर आते थे? हाँ, बिजली की तेजी से हमला करते, मुगल रसद लूटते और पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगल सेना बस देखती रह जाती थी। और आगरा के किले से शिवाजी महाराज का फलों की टोकरियों में छिपकर निकलना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये मुगलों के अहंकार पर एक करारा तमाचा था। बिल्कुल, और औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल इसी दलदल में निकाल दिए। पहाड़ जीतने की जिद में उसने पूरा खजाना खाली कर दिया और पीछे उत्तर भारत में साम्राज्य अंदर से खोखला हो गया। 1707 में जब 91 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत हुई, तो वो एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो बाहर से विशाल हाथी दिखता था, पर अंदर से उसमें दीमक लग चुकी थी। और उसकी मौत के बाद जो हुआ वो बस ताश के पत्तों के गिरने जैसा था। इसका सबसे बड़ा कारण था मनसबदारी सिस्टम का फेल होना, जिसे इतिहास में जागीरदारी संकट कहते हैं। मतलब अधिकारियों को पैसा देने के लिए जमीन ही नहीं बची थी? एकदम सही। जब पैसे नहीं तो वफादारी कहाँ से आएगी? बंगाल, अवध और हैदराबाद के गवर्नरों ने अपने आप को आजाद कर लिया। और इस खोखलेपन की महक भारत के बाहर भी पहुंच गई। 1739 में फारस से नादिर शाह ने दिल्ली पर जो हमला किया, बाप रे, उसने मुगलों की बची खुची रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। नादिर शाह ने दिल्ली में जो खाने खराबी की वो बहुत भयानक थी। उसने इतना खजाना लूटा जिसे ढोने के लिए हजारों ऊंट लग गए। शाहजहां का वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी वो ले गया। जो दिल्ली कभी दुनिया की सबसे अमीर राजधानी थी, वो बस राख बन चुकी थी। 18वीं सदी आते आते ना मुगल सम्राट बस लाल किले की दीवारों तक सिमट गए थे, और जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने छोटा व्यापारी समझा था, वो अब किंग मेकर बन चुकी थी। और इस पूरे महाकाव्य का सबसे दर्दनाक अंत होता है 1857 की क्रांति के बाद। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, वो कोई योद्धा नहीं थे, बस एक कमजोर राजा और एक बेहतरीन शायर थे। अंग्रेजों ने उन्हें कितनी बुरी तरह बेदखल किया। हाँ, उनके बेटों के कटे हुए सिर उन्हें एक थाल में सजाकर पेश किए गए। सोचिए उस बूढ़े पिता पर क्या गुजरी होगी। उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया, और वहीं एक गुमनाम कोठरी में उनकी मौत हो गई। बाबर की तोपों और बारूद से शुरू हुआ वो अजय साम्राज्य जफर की कलम और आंसुओं के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, हर बड़े पतन के बाद भी कुछ निशान कभी नहीं मिटते। मुगलों की सियासी ताकत भले ही खत्म हो गई हो, पर उनका सांस्कृतिक असर आज भी हमारी रगों में है। हाँ, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो, या फिर उर्दू भाषा। और हमारा खाना भी तो कबाब और बिरयानी के बिना आज हम अपने खाने की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? मुगलों का इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो वक्त और बदलाव के साथ खुद को नहीं ढलती तो उसका पतन पक्का है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी गहराई से की गई पड़ताल को समेटे हैं, तो हमें समझ आता है कि ताकत का गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। सत्ता एक विचार से शुरू होती है, तलवारों से आकार लेती है, दौलत के गुरूर में रास्ता भटकती है, और आखिर में अपने ही अहंकार के बोझ तले दबकर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगला एपिसोड देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ जीएस रटाया नहीं जाता, कहानियों की तरह दिखाया जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।